चलो जी, अब करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक न्यूमेरिकल। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल ढंग से करना है, इस न्यूमेरिकल के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी आपके। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, तो ये न्यूमेरिकल आसानी से कर दोगे। अब देखो ये क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ो पहले एक बार ढंग से। ये आपसे क्या कह रहा है कि भाई साहब ये मेटल की सरफेस है, ठीक है, ये रही, ठीक है, इसमें मैंने फोटोन इंसिडेंट किया, ये फोटोन डाल दिया, और ये फोटोन की वेवलेंथ कितनी दे रखी है मुझे इसने, 215 नैनोमीटर। अब ये फोटोन गया, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चला गया ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या कहलाती है, उसका वर्क फंक्शन, और बची कुछ एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अरे यस सर, नो सर, मेरे से क्वेश्चन वाला वर्क फंक्शन पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि साहब जो इलेक्ट्रॉन निकला था उसे स्टॉप करने के लिए मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ी, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी ही एनर्जी मुझे स्टॉप करने के लिए चाहिए, उसे ही तो बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ईवी नॉट लिखाया था मैंने। अरे यस सर, नो सर, तो मेरे से क्वेश्चन में उसने क्या कहा है जरा इसको ढंग से समझो कि भाई साहब फोटोन जो है ना वो 215 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ी कितनी, 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी देनी पड़ी है, 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब उसने मुझे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे दी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू वी नॉट या ई वी नॉट होता है कि नहीं होता, और ये वैल्यू मुझे कितनी दे रखी उसने, 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मुझे वेवलेंथ उसने दे रखी है, तो क्या वेवलेंथ से मैं एनर्जी निकाल सकता हूं क्या, फोटोन की इक्वल टू एस अपॉन लैम्बडा, और मुझे निकालना है वर्क फंक्शन कॉपर मेटल का, यही पूछ रहा है ना, फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर। अरे यस सर, नो सर, ठीक है। अपन ने फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा हुआ है, फोटोन की एनर्जी यानी कि ई, ये वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होती है। मुझे निकालना है क्वेश्चन में वर्क फंक्शन, तो ई माइनस के ई हो गया। अरे यस सर, नो सर, ई बराबर क्या होता है, एस सी अपॉन लैम्बडा माइनस का के ई। क्या आपको क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रखी है क्या, है कि साहब 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी तो हो गई मेरी 0.24। अब मुझे ये निकालना है भाई साहब एच सी अपॉन लैम्बडा। अब वैल्यू पुट करो इसके अंदर। अब देखो ये कन्वर्जन ही आपको ध्यान रखना है। बताओ एच की वैल्यू कितनी लिखोगे, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, सनलाइट 3 इंटू 10 की पावर 8, लैम्बडा दे रखी है आपको 215 नैनोमीटर, 215 नैनो को हटा के लगाते हैं 10 की पावर माइनस 9, एनर्जी है ये, तो आपका आंसर आएगा जूल में। इसी चैप्टर में बताया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो 1.6 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपको यहां पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड करना पड़ेगा, जब जाकर आपका जूल काय में कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और माइनस काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है आपको, 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे यस सर, नो सर, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 5.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको क्या करना है, माइनस करना है। 5 में 4 के 7 5 51, यानी कि 5.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास वर्क फंक्शन की वैल्यू आ गई। मेरी बात समझ में आ रही है। एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, ये किसकी एनर्जी है बताओ, ये फोटोन की एनर्जी है, और ये किसकी एनर्जी है, ये वर्क फंक्शन है। यानी कि ये फोटोन की एनर्जी और ये वर्क फंक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ये ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होता है ना वो काई में कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। फोटोन की एनर्जी और वर्क फंक्शन लगभग बराबर होते हैं, लेकिन वास्तव में ज्यादा कौन होता है, फोटोन की एनर्जी। अरे ये ज्यादा होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलकर बाहर चला जाएगा। अगर ये दोनों बराबर ही रह गई तो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस पर ही रह जाएगा, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी नहीं।
और जब मेटल में काइनेटिक एनर्जी आएगी नहीं, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन में जब काइनेटिक एनर्जी आएगी नहीं तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो तुम्हें करंट कहां से देगा? आ गया होगा शायद समझ में। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, कॉपी कर लो इसको। हो गया। अब आपका अगला हेडिंग आता है, नेक्स्ट एंड लास्ट, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। क्या आता है मेरे बच्चों? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब देखिए ये क्या कहता है, पहले तो इसका नाम लिख देता हूं, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब देखो नाम तो लग रहा होगा, साइंटिस्ट ही है। वेव इक्वेशन मतलब इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को समझाई इसने, और इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को समझाने के लिए इसने एक इक्वेशन दी, और वही इक्वेशन आपकी कहलाती है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। क्या कहलाती है मेरे बच्चों? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो अगर अपन कहें कि श्रोडिंजर ने इलेक्ट्रॉन की कौन सी नेचर को एक्सप्लेन किया था? वेव नेचर को। ठीक है, तो एक लाइन लिखिए, टू एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, to explain the wave nature of electron, Schrodinger gave an equation, Schrodinger gave an equation which is called Schrodinger wave equation, which is called Schrodinger wave equation. It explain only, लिखो भी एक तो लाइन है फिर समझेंगे। It explain only NLM. It explain only NLM, not S. यानी कि श्रोडिंजर वेव इक्वेशन केवल 3 क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करती है, N को, L को और M को, S को रिप्रेजेंट नहीं करती है, नॉट S। अब देखिए श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आखिर है क्या? डेल स्क्वायर साई, डेल स्क्वायर साई अपॉन, अभी बताते हैं ये क्या क्या लिख रखा है, dx स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन dy स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर, प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई इक्वल टू 0। ये है आपकी श्रोडिंजर की वेव इक्वेशन। यहां x y z तो जानते ही हो, आपकी एक्सिस हो गई, डेल ये पार्शियल का साइन है, 8 जानते हो, पाई जानते हो, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, h प्लैंक कांस्टेंट है, E और V क्या है और साई क्या है ये ध्यान रखना। E क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। V क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर V तो वेलोसिटी है। अरे उसने इसको पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल दिया था, मेरी इक्वेशन है क्या? हम फॉलोअर्स हैं, उसने जो बताया उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसने यहाँ V का मतलब, V जो रिप्रेजेंट किया था V पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आता है असल चीज, साई क्या है? यहाँ साई है वेव फंक्शन। क्या है मेरे बच्चों? वेव फंक्शन या वेव एम्पलीट्यूड, वेव एम्पलीट्यूड। अब देखिए इसके बारे में आप एक एक करके अब सबके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो मैंने क्या बताया था, जो ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन होती है ना, ये केवल 3 क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करती है, n को, l को और m को। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन कई बार आ जाता है, और ये नीट वालों के तो आया हुआ ही है कि साई 420 है साहब, साई 420। बताओ ये कौन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले बताओ साई 420 के अंदर आपको क्या n, l और m तीनों की वैल्यू मिल गई क्या? n बराबर तो कितना आ गया आपके? 4 आ गया। l कितना आ गया? 2। और 2 किसका होता है बताओ? d का। n 4 है, l 2, और l 2 s का 0, p का 1, d का 2, और m की वैल्यू आ रही है 0। तो बताओ d में कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें 0 आता है? तो d z स्क्वायर हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चों? d z स्क्वायर। तो यानी कि इससे जो आपका ऑर्बिटल बन रहा है वो है फॉर डी जेड स्क्वायर, फॉर डी जेड स्क्वायर। मतलब इसने मुझे ऑर्बिटल के बारे में बता दिया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन विस्पिन के बारे में कुछ नहीं बताता है। ये इलेक्ट्रॉन की केवल कौन से नेचर बताता है? वेव नेचर। इज दैट क्लियर? अब इस पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है, इनके ग्राफ आते हैं।
अरे ऐसे और नो, ग्राफ पर क्वेश्चन खूब पूछता है भैया पेपर वाला, तो तमीज से समझना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए, चले अब आगे। अब अपन इसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई साहब साई क्या है, साई स्क्वायर क्या है। अब नजर बोर्ड पर तमीज से रखना। देखो, साई और साई स्क्वायर के बारे में अपन कर रहे हैं बात। साई अभी आपने पढ़ा था, साई किसको रिप्रेजेंट करता है? साई है वेव फंक्शन। क्या है मेरे बच्चों? वेव फंक्शन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है उसका वेव फंक्शन है या वेव एम्पलीट्यूड है। ठीक है, और वेव एम्पलीट्यूड अपन कैसे निकालते हैं? इस तरीके से तो निकालते हैं। अरे यस सर, नो सर, ये वेव एम्पलीट्यूड है। ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है या आपका नेगेटिव भी हो सकता है। ये प्लस साई भी हो सकता है, ये माइनस साई भी हो सकता है। अरे यस सर, नो सर। अब ये जो साई स्क्वायर होता है साहब, ये क्या होता है? ये होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब साहब ये क्या चीज होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी? ये क्या चीज एक्सप्लेन करती है? ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को एक्सप्लेन करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब कैसे करता है, क्या होता है, क्या इसका लॉजिक है, वो अपन आगे देखेंगे। पहले साई का स्क्वायर कर रहे हैं अपन। ये देखो, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब देखो, साई आपका प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस। और अगर मैं स्क्वायर करूं तो बताओ, साई स्क्वायर ऑलवेज क्या आता है? ऑलवेज पॉजिटिव। प्लस का स्क्वायर भी प्लस होगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होगा, यानी कि इसका जो ग्राफ चलेगा आपके ऊपर ही ऊपर चलेगा। कहां चलेगा? ऊपर ही ऊपर। ठीक है, और इसका ग्राफ आपका ऊपर नीचे चलेगा, यानी कि इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, इट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। इट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। इस अकेले का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इस अकेले का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। लेकिन अगर इस अकेले को मैं साई स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं, साई को साई स्क्वायर में, तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की डेंसिटी को एक्सप्लेन करता है। जैसे मान लेते हैं हम ये न्यूक्लियस के दूर जा रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट पर, इसमें मान लो मैंने एक छोटा सा पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट में टोटल इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है? अरे यस और नो? तो मैं जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यानी कि साई स्क्वायर की वैल्यू लगातार घटती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, तो वॉल्यूम बढ़ता है तो साई स्क्वायर की वैल्यू लगातार घटती चली जाती है, घटती चली जाती है, घटती चली जाती है। अब समझो, मान लेते हैं एक कमरे में दो बच्चे बैठे हैं, दो बच्चे हैं मेरे पास। उन दोनों बच्चों को मैंने बाथरूम में बैठा रखा है। दो की जगह ऐसे करो 10 ले लो, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उन 10 बच्चों को मैंने बाथरूम में पटक रखा है। फिर मैंने उन बच्चों को एक हॉल में पटक दिया। फिर मैंने उन बच्चों को एक ग्राउंड में पटक दिया। फिर मैंने बच्चों को समुद्र के अंदर पटक दिया। तो बताओ, बच्चों की संख्या तो 10 है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। वॉल्यूम पहले आपने बाथरूम में रखा, फिर छोटे और बड़े वॉल्यूम में रखा, फिर और बड़े में और बड़े में, तो वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी क्या होगी? D इक्वल टू एम बाई वी। वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी। तो साहब यहाँ कहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है? तो देखो, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, तो देखो ये पहला शेल है, ये आपका दूसरा शेल है, पहला तो इतना सा हो गया ना, फिर ये आपका तीसरा शेल है। तो बताओ, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं साई स्क्वायर की वैल्यू कम हो जाती है। तो अपन ये क्या लिखेंगे? इट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस अलोन।
इस अकेले का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। और यहां क्या लिखोगे, इट हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस in a small point, या रीजन। किसी एक छोटे से पॉइंट पर, किसी छोटी सी जगह पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को ये एक्सप्लेन करता है। अब अगला पॉइंट देखो, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, तो बताओ साई स्क्वायर क्या होता जाता है, कम। बताया था ना, न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो साई स्क्वायर कम हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो बताओ साई स्क्वायर कम तभी होगा जब साई कम होगा। अरे आप बेस घटाओगे तभी तो, जैसे 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो साई पर डिपेंड करेगा। साई स्क्वायर घट रहा है मतलब साई घट रहा है। तो आप क्या लिखोगे, एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द वैल्यू ऑफ साई एंड साई स्क्वायर डिक्रीजेज। तो क्या लिखोगे आप, एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस the value of psi decreases। और यहां पर क्या लिखोगे, psi square also decreases, psi square also decreases। Is that clear? तो इस पूरे पॉइंट के अंदर आपको 2 चीज सबसे खतरनाक इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है। पहली, साई की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। दूसरी, साई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्या तो हो गया। अगला, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं साई और साई स्क्वायर दोनों लगातार क्या होते हैं, कम। हमारी बात समझ में आ गई होगी। इज दैट क्लियर? फिर एक बार भेजे में फिट कर दो। साई किसको रिप्रेजेंट करता है, वेव फंक्शन है, वेव एम्पलीट्यूड को। और साई स्क्वायर किसी एक छोटे से पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को। न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो साई स्क्वायर घटता है, साई स्क्वायर घटता है तो साई भी लगातार कम होता जाता है। अब इनके ग्राफ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ग्राफ की। तो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ले लिया। अब देखो, अब हेडिंग आता है आपका अगला, ग्राफ। क्या आता है मेरे बच्चों, ग्राफ। अब आपको पेपर वाला ग्राफ पूछेगा, जैसे आर एंड साई के बीच में, और एक ले लो यहां आर एंड साई स्क्वायर के बीच में आपसे ग्राफ पूछ रहा है। मैं यूं बना देता हूं इसको ताकि आपको अच्छा लगे। देखो मारे बच्चों, जैसे मान लेते हैं मैंने ग्राफ बनाया 1s का, या मान लेते हैं मैंने ग्राफ बनाया 2s का, या मान लेते हैं मैंने ग्राफ बनाया 3s का, या मान लेते हैं मैंने ग्राफ बनाया 4p का। किसी का ही बना लो, हम ग्राफ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं मेरे बच्चों, ग्राफ। ठीक है, किस किस के बीच में, साई के बीच में और आर के बीच में। 2 ग्राफ ढंग से समझ लेना, बस 2। इन 2 से ही आपको सारा समझा दूंगा, बस अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना, नीचे वाला लास्ट में देख लेंगे, बुद्धि का। और ये जो ग्राफ है आपका, ये ग्राफ है साई की जगह साई स्क्वायर और आर के बीच का। किसका मेरे बच्चों, साई स्क्वायर और आर के बीच का। आओ ग्राफ चालू करें, यहां आओ। पहले देखो मेरे बच्चों, आपको याद आ रहा होगा मैंने इस चैप्टर के अंदर बताया था, जैसे ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ आप शेल बनाते हो, शेल। तो बताओ 1s कहां होता है। मैंने क्या कहा था, 1s न्यूक्लियस के ऊपर चिपका रहता है, यानी कि न्यूक्लियस और 1s के बीच में कोई गैप नहीं होता है, इसलिए नोडल सरफेस 0 आता है 1s का। याद आ रहा है? तो बताओ
न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन किसका होता है? 1s का। न्यूक्लियस है ये आपका न्यूक्लियर, ये तो आपका 1s है ना। फिर इधर क्या आता है आपका 2s और 2p आता है, फिर 3s 3p, फिर 4s 4p 4d। तो बताओ, मैं एक लाइन बोलता हूं, जवाब देना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस इज मैक्सिमम फॉर 1s, है ना। वापस बोलो, मैंने क्या बोला? न्यूक्लियस की सरफेस पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1s के लिए सबसे ज्यादा होती है, s के लिए सबसे ज्यादा होती है। लेकिन p d f तो दूर चले गए, p d और f के लिए तो 0 होती है। अरे ऐसा और नो। अब देखो, मैं न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूं, जैसे ग्राफ ये है, ये आपका न्यूक्लियस है। मैं न्यूक्लियस से कहां जा रहा हूं? दूर, मतलब रेडियस बढ़ा रहा हूं ऐसे। अरे ऐसा और नो, मैं न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूं। तो बताओ, पहले तो देखो यहां पर ही तो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ही है ना, शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बताओ, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटती है, बीच में तो नोड आ जाता है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो वापस, भाई न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस तो खुद ही नोड होता है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी धीरे 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 घटती है, बीच में नोड आ जाता है ना। फिर जैसे नोड को क्रॉस करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, है ना, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी। तो कहने का मतलब, यानी कि इस पूरी जगह पे जब अपन यहां से यहां जाते हैं, न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, तो बीच में कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उस जगह को नोड बोलते हैं, और ये कट पॉइंट उसी को रिप्रेजेंट करेगा। अब कैसे रिप्रेजेंट करेगा? एक दो ग्राफ ढंग से समझो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, नोडल सरफेस का मैंने क्या रेडियल नोड कहा था? नोड का मतलब वही इलेक्ट्रॉन जहां नहीं पाया जाता है। तो बताओ, यहां पर रेडियल नोड की संख्या कितनी हो गई, या नोडल सरफेस की संख्या कितनी हो गई? रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? n माइनस एल माइनस 1। तो बताओ, n कितना है यहाँ? 1। l कितना है? 0 माइनस 1। तो यहां पर कितना नोड आ गया? 0। मतलब यहां पर कोई नोड आएगा ही नहीं 1s के लिए, क्योंकि 1s तो न्यूक्लियस के ऊपर ही चिपका रहता है, तो नोड कहां से आएगा? और इसमें स्टार्ट, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की सरफेस पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी, पहले यहां आ जाओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, न्यूक्लियस की सरफेस पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी 1s के लिए सबसे ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना, s का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? ऊपर से। ऊपर से स्टार्ट होगा, क्योंकि न्यूक्लियस की सरफेस पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी s के लिए सबसे ज्यादा होती है। और पीडीएफ का ग्राफ चालू होगा नीचे से, क्योंकि न्यूक्लियस की सरफेस पर 0 होता है पीडीएफ। एस के लिए ग्राफ चालू होगा ऊपर से, और पीडीएफ के लिए चालू होगा नीचे से। शायद समझ में आ रहा होगा। अब अपन चालू करें एक बार। अब देखिए इधर जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ो। इसने मेरे से पूछा है 1s के लिए बताओ आप, 1s के लिए r और साई स्क्वायर। तो साहब s का ग्राफ है तो कहां से स्टार्ट होगा? ऊपर से स्टार्ट होगा। तो बताओ, इस ग्राफ को मैं काटूं कि नहीं काटूं? नहीं काटूंगा, क्योंकि कटते ही तो नोड बन जाएगा, क्योंकि 1s के लिए नोड की संख्या क्या है? 0। अरे यस सर, नो सर, ठीक है। जैसे साई स्क्वायर का ग्राफ बनेगा वैसे ही साई का बनेगा, बस साई का ग्राफ ऊपर नीचे बनेगा, साई का ऊपर ही ऊपर बनेगा। चलो जी, इसमें भी बताओ, ग्राफ एस है तो ऊपर से ही स्टार्ट होगा, ये आपका 1s है। अब बताओ 2s की बात करते हैं। तो बताओ, ग्राफ तो स्टार्ट कहां से होगा? ऊपर से। तो पहले बताओ, 2s के लिए रेडियल नोड की संख्या कितनी लिखोगे? 2 माइनस 0 माइनस 1, यानी कि 1 रेडियल नोड है। ग्राफ तो ऊपर से स्टार्ट होगा, एक नोड है, एक नोड, ये लो। अब बताओ, आपने यहां एक और एक दो नोड बना दिए, मतलब ग्राफ तो गलत कर दिया आपने। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक नोड है तो मतलब आपका ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, एक बार ही कटेगा। तो मतलब आपका ग्राफ जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा मेरे बच्चों? ये बनेगा यूं, ये, अरे यहां से स्टार्ट हो गए, बस यहां तक रोक दो आपका, ये एक रेडियल नोड हो गया। अब बताओ 3s के लिए बताओ। 3s की जगह मैं थोड़ा बड़ा ले लूं क्या? थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं, जैसे 4s ले लेता हूं, थोड़ा सा ठीक लगेगा। अब बताओ 4s के लिए बताओ, रेडियल नोड की संख्या कितनी हो गई? 4 माइनस 0 माइनस 1, 4 माइनस 0 माइनस 1, यानी कि 3 नोड हो गए। तो मतलब ये 3 बार कटेगा, तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, 1 2, और ये एक नोड, दो नोड,
एक बार और कट गया, 3 नोड हो गए। अरे यस सर, नो सर, मेरी बात समझ में आ रही है? इस ग्राफ को अगर गोले में बनाओ तो आप ऐसे ही तो बनाओगे, जैसे ये तो हो गया आपका 1s, फिर क्या आएगा आपका 2s, फिर क्या आएगा आपका 3s, फिर क्या आएगा आपका 4s। तो बताओ कितने नोड हो गए आपका? एक नोड तो ये हो जाएगा, एक नोड ये हो जाएगा, एक नोड ये होगा, 3 नोड हो तो गए, एक नोड, 2 नोड, 3 नोड। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी घटेगी। जैसे साई स्क्वायर होता है वैसे के वैसे साई की वैल्यू होगी, न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो साई और साई स्क्वायर दोनों लगातार कम होते चले जाते हैं। अभी ग्राफ में बहुत बढ़िया चीज आने वाली है, ढंग से देखना इसको, है ना। अब आता है साई स्क्वायर का ग्राफ। ये ग्राफ तो ऊपर नीचे दोनों तरफ चलेगा, यानी कि प्लस माइनस दोनों होगा, प्लस माइनस दोनों होगा, और ये सिर्फ प्लस प्लस होगा। अब बताओ, इसमें साई स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो ग्राफ एस है तो ऊपर से ही स्टार्ट होगा। कितने नोड है बताओ इसके अंदर? 1 नोड। तो मतलब ये लो, लेकिन ग्राफ काट कर नीचे मत ले जाना, यूं मत ले जाना, आपको ऊपर ही चलाना है बस। तो कितना नोड आ गया इसके अंदर? 1 नोड आ गया। इसमें नीचे जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, ये सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव है। ठीक है, ये तो हो गया आपका 1s के लिए, और ये किसके लिए हो गया आपका? 2s के लिए हो गया। ये कहीं भी रोक दो, यहाँ 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 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आता है आपके पास साहब कौन से के लिए? 4s के लिए। 3 नोड है, 3 नोड, तो ऊपर से स्टार्ट करो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। एक नोड हो गया, 2 नोड हो गया, 3 नोड हो गया। ग्राफ आपका सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। अब जरा देखो, आपको ग्राफ 3 तरीके से बना सकते हो आप। साहब यूं भी तो बना सकते हो, साहब ये सारे बराबर भी तो बना सकते हो, ये साहब आप यूं भी तो बना सकते हो घटता हुआ। तो इनमें से कौन सा सही है? ये बढ़ता हुआ कि ये बराबर का कि ये घटता हुआ? जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं साई स्क्वायर लगातार घटता जाता है, तो आपका ग्राफ घटते हुए ऑर्डर में आना चाहिए। इस तरीके से ये ऑर्डर घटता हुआ होना चाहिए। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? तो साई और साई स्क्वायर के ग्राफ में आपको बस एक ही चीज ध्यान रखना है, साई का ग्राफ होता है पॉजिटिव नेगेटिव, और साई स्क्वायर का होता है ऑलवेज पॉजिटिव। एस हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगा और पीडीएफ जो चालू होगा वो नीचे से। अब 4p का ग्राफ बनाकर देख लेते हैं, थोड़ा सा शिफ्टिंग मार दो इसकी। अब देखो 4p का ग्राफ बनाओ, दोनों समझ में आ रहे हैं? अब देखिए 4p में आपको क्या करना है, पहले तो आप इसके अंदर रेडियल नोड की संख्या निकालो। बताओ कितने हैं इसके अंदर रेडियल नोड? बताओ, लिखूंगा नहीं फॉर्मूला, n माइनस एल माइनस 1, 4 माइनस 1 माइनस 1 बराबर 2। अरे यस सर, नो सर, यही हो गया ना। n 4, l 1 माइनस 1, 4 में से 2 गया तो 2। ग्राफ वही जैसे आप बना रहे हो, इस ग्राफ को आप में आपको 2 नोड बनाने हैं, तो ग्राफ बताओ ऊपर से स्टार्ट होगा नीचे से होगा? साहब नीचे से स्टार्ट होगा, क्योंकि एस का ग्राफ ऊपर से होता है, पीडीएफ का ग्राफ नीचे से होता है, क्योंकि न्यूक्लियस की सरफेस पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पीडीएफ के लिए 0 होती है। यस सर, नो सर। कितने नोड बनाने? 2। साहब अभी तो एक ही नोड बना है, अब ये एक और बना लो, एक और एक, ये 2। साहब ये भी तो नोड है। अरे ये तो न्यूक्लियस है, नोडल पॉइंट बोलते हैं, बताया था ना, यहाँ पर एक गोला बनाया था। अब इसके लिए बनाओ साहब, इसके लिए साई स्क्वायर का ग्राफ बताओ। साई स्क्वायर के लिए आपको नोड तो 2 ही बनाने हैं, ग्राफ स्टार्ट करना है यहां से, एक ये रहा, एक नोड बन गया। अब बताओ दूसरा इससे नीचे आएगा कि ऊपर आएगा कि बराबर? नीचे, नीचे आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि साई स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, साइज जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब चाहे किसी का ही बना लो, पी का बनाओगे तो भी नीचे से, डी का बनाओगे तो भी नीचे से, एफ का बनाओगे तो भी नीचे से, एस का बनाओगे ऊपर से। आ गया समझ में? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जावे, कॉपी कर लो। साई किसको रिप्रेजेंट करता है? वेव फंक्शन को। और साई स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है? साई स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब अगला हेडिंग आता है आपका, देखिए इधर अपन ने तीनों पॉइंट पढ़ ली, 2 पॉइंट पढ़ लिए, एक तो क्या पढ़ा बताओ अपन ने? साई।
एक पढ़ लिया अपन ने साई स्क्वायर, एक आएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर डी आर डॉट साई स्क्वायर, यानी कि ये पूरा का पूरा डेल्टा वी है। अभी बताते हैं क्या चीज है ये क्या कहलाता है मेरे बच्चों, ये कहलाता है वेव फंक्शन। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है किसी छोटे से पॉइंट पर। फिर ये क्या कहलाता है, ये है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है मेरे बच्चों, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या कहलाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, अभी अपन आगे देखेंगे। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको शॉर्ट में समझते हैं। देखो, साई तो वेव फंक्शन होता है। क्या होता है, वेव फंक्शन। ये कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। साई स्क्वायर क्या है, साई स्क्वायर न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी एक छोटे से पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्मॉल पॉइंट या स्मॉल रीजन। अब ये क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं बताता, एक पूरे छोटे से वॉल्यूम के अंदर, पूरे छोटे से शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मतलब मैं न्यूक्लियस के कहीं भी गया, वो कह रहा है कि मुझे, जैसे ये शेल है, वो कह रहा है मुझे इस जगह पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बता, छोटी सी जगह बता दी, इस छोटी सी जगह पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। तो एक तरीके से स्फीयर, उस पूरे एंटायर स्फीयर की बात कर रहा है, तो इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या लिखोगे आप, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं ये तो इसका एरिया हो गया, और अगर मान लो मैं इसका मोटाई से इसकी मोटाई से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका वॉल्यूम बन जाएगा, ये डी आर इसकी मोटाई हो गई। तो ये तो हो गया एरिया इंटू इसकी थिकनेस हो गई, तो एरिया इंटू थिकनेस क्या बन गया, वॉल्यूम। तो 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर इस पूरे एंटायर स्फीयर का वॉल्यूम है ये। और इस वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी पूछ रहा है, मतलब इंटू साई स्क्वायर। इस वॉल्यूम के अंदर यानी डेल्टा वी वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी, यही कहलाती है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पूछता है, किसी पॉइंट पर, तो उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और किसी एक छोटे से सर्कल के अंदर, स्फीयर के अंदर, एरिया के अंदर, जोन के अंदर, जगह के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पूछता है, तो उसे बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आरपीडी। ठीक है, तो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक बार लिखते हैं अपन कुछ। हो गया, अब हेडिंग डालिए रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, it provide information about the electron density around the nucleus, in a infinite simile, मतलब बहुत छोटा, या वेरी स्मॉल लिख लो। इट एक्सप्लेन the information about the electron density around the infinite simile या very small spherical shell, not a particular point, ठीक है। अब देखिए इधर आगे चलो, यानी कि ये हमें क्या बताता है, अब नजर बोर्ड पे रखना,
यानी कि ये जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो होता है किसी भी एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी। यानी कि वॉल्यूम क्या हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर इंटू साई स्क्वायर। ठीक है, जनरली इधर डॉट लगा देते हैं, डॉट साई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, तो बताओ इसकी वैल्यू लगातार क्या होती चल जाती है, साई स्क्वायर की वैल्यू। साई स्क्वायर न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो लगातार कम होता है, लेकिन 4 पाई आर स्क्वायर न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो वॉल्यूम तो लगातार बढ़ेगा। अरे गोला मोटा होता जाएगा कि नहीं, ये गोला फिर ये गोला, यानी कि इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ती है, ये बढ़ता ज्यादा है, साई स्क्वायर कम होता है। तो अगर ओवरऑल बात करूं, मैं ओवरऑल बात करूं तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगातार क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीजेज, इंक्रीजेज as we move away from the nucleus. RPD increases as we move away, as we move away from the nucleus. आ गया होगा मेरी बात समझ में? ठीक है, बड़ा टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है आज। चलो जी, रीजन समझ में आ गया क्यों? क्योंकि देखो ये तो बढ़ता है, ये घटता है, तो बराबर थोड़ी है। साई स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन जो वॉल्यूम है, ये जो क्या नाम है, एरिया इंटू थिकनेस है, ये बहुत ज्यादा बढ़ता है। जैसे मान लो बढ़ तो 10 रहा है, घट 2 रहा है, तो डिफरेंस क्या आया, 8 का आया, बढ़ने वाला आया। तो न्यूक्लियस से दूर जाने पर इंक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस फॉर ऑल एस पी डी एंड एफ, सबके लिए, सबके लिए, चाहे एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो, सबके लिए इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती है, फॉर ऑल एस पी डी एंड एफ। तो इसमें जो ग्राफ आएगा ना, वो किस पर डिपेंड करता है, ग्राफ डिपेंड ऑन, ग्राफ डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पीक। नंबर ऑफ पीक कैसे निकालते हैं, एन माइनस एल से। अब ये क्या कहना चाहता है, ग्राफ जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं मेरे से ग्राफ पूछा साहब 1s का, या मेरे से पूछा साहब 4s का, या मेरे से पूछा साहब 5p का, किसी का ही ले लो हटाओ, और मेरे से ग्राफ में वो क्या कह रहा है, भाई साहब ग्राफ बताओ किस किस में, ये रहा। यहां पर आपको कुछ भी लिख सकता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या 4 पाई आर स्क्वायर डी आर डॉट साई स्क्वायर, मैं तो लिख देता हूं आरपीडी, और ये न्यूक्लियस से दूरी हो गई। ये ग्राफ आपसे पूछ रहा है, तो आपका पहला काम तो यहां पर रेडियल नोड निकालना है। रेडियल नोड का फॉर्मूला है क्या बताओ, एन माइनस एल माइनस 1। तो यहां पर कितना आएगा बताओ, एन माइनस एल माइनस 1, ऐसे निकालते हो ना, एक में से एक गया तो 0। ये तो हो गया रेडियल नोड। लेकिन अब आपको एक चीज और निकालनी है, ग्राफ इसी से रिलेट होगा, नंबर ऑफ पीक, और नंबर ऑफ पीक का फॉर्मूला बताया था मैंने क्या, एन माइनस 1, एन माइनस एल। एन कितना है इसका, 1, एल कितना है 0, 1 में से 0 गया, 1 बचा। तो कहने का तात्पर्य कितना हो गया, पीक हमेशा नोड से 1 बड़ा होगा। अब इसका निकालो, बताओ यहां पर रेडियल नोड कितना हो गया, रेडियल नोड 3, अरे यस और नो 3 है ना। अब बताओ यहां पर पीक कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पीक, नंबर ऑफ पीक बताओ, 4 माइनस 0, नंबर ऑफ पीक हो गए कितने, 4 हो गए। अब बताओ यहां पर रेडियल नोड कितने हो गए, 5 माइनस 1 कितने हो गए, 3। तो बताओ नंबर ऑफ पीक कितना हो गया, पीक हमेशा नोड से क्या रहेगा, 1 ज्यादा होगा, -1 में ना, इसमें मैं नोड में तो -1 आ रहा है, इसमें आ ही नहीं रहा। तो बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ पीक कितने होंगे आपके, 4 होंगे। अब ग्राफ बनाओ, मैंने क्या कहा, इसका ग्राफ जैसे जैसे न्यूक्लियस से जाते हैं लगातार बढ़ता रहता है, ठीक है ना, इंक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस फॉर ऑल एसपीडीएफ। अब बताओ यहां पर आपका नोड कितना है, 0,
ग्राफ आपका बढ़ता हुआ आएगा, नीचे से स्टार्ट होगा ये रहा। लेकिन पीक कितना है आपका, 1 है। नोड कितना है आपका, 0। अब यहां पर बताओ नोड कितने हैं, 3, और पीक कितने हैं, 4। बढ़ता हुआ ग्राफ आना चाहिए, तो मतलब ये लो, ये लो, ये लो। अब और चलो देखें आगे। अब बताओ आपको कितने नोड बनाने इसके अंदर, साहब रेडियल नोड बनाने 3। तो 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड। लेकिन पीक कितने बनाने, साहब पीक तो मुझे 4 बनाने, ये चौथा लो। अरे यस सर, नो सर। तो यहां पर पीक हो गए 4, 1 पीक, 2 पीक, 3 पीक, 4 पीक। और नोड कितने हो गए, 1 2 3। अब बताओ बढ़ता हुआ आना चाहिए, क्योंकि लगातार बढ़ रहा है, बताया था ना मैंने ये। अब बताओ इसके लिए, बताओ 5p के लिए बात करें। बताओ यहाँ 5p के लिए स्टार्ट वहीं से होगा, लेकिन साई और साई स्क्वायर में एस का ऊपर से चालू होता है, पीडीएफ का नीचे से, और इसमें सबका ही नीचे से स्टार्ट होगा, क्योंकि लगातार बढ़ता जा रहा है। अरे ऐसा और दो, ठीक है। अब बताओ यहां पर नोड कितने हो गए, 3, पीक हो गए 4। नोड हो गए 3, पीक हो गए 4। नोड हो गए 3, 1 2 3, ये हो गए 4। तो आपसे पेपर वाला भाई साहब क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, इनमें से कौन सा ग्राफ, इनमें, अरे क्या है, कई बार तो परेशान कर देता है ये। वो आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा ग्राफ बराबर है किसका, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। इनमें से किसके लिए आरपीडी का आर के साथ ग्राफ, आरपीडी का आर के ग्राफ साथ एक जैसा बनेगा। 1s 4s 3d 5p ऐसे 4 5 दे देगा। तो बताओ 4s का और 5p का जरा देखो ग्राफ एक जैसा है क्या, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। आप देखो नोड 3 पीक 4, नोड 3 पीक 4। आ गया होगा शायद समझ में, इज दैट क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। देखो इधर चैप्टर हो गया कंप्लीट, आपको सारी चीजें बता दी, जीरो से लेके लास्ट तक सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए, हर तरह की चीजें आपको मैंने क्लियर करा दी है। बस तमीज से पढ़ते रहना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप चैप्टर कंप्लीट हो जाते हो, कम से कम 4 से 5 बार चैप्टर को पढ़ा करो, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा किया करो, फिर उसके बाद आप शॉर्ट नोट बनाया करो। हमेशा घर पे शॉर्ट नोट जरूर बनाया करो, क्योंकि जब आपका पेपर होगा तब आप पूरा एक साथ नहीं पढ़ पाओगे। आप शॉर्ट नोट की प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन पर चले जाओ। इज दैट क्लियर। कॉपी कर लो, जो भी बच रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लो।